नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका सेट जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर अगला है बोले तो 15 नंबर। इसके पहले तक हमने जो है 14 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उनको जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही डिटेल क्लास भी मैं जो है कि करके लेकर आ रहा हूँ, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आपके आसपास आप मतलब किसको शेयर करें तो आप सीधे ग्रुप में और स्टेटस लगा दीजिए, जिसको ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो है फ़ायदा उठा पाएंगे, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं आपके लिए अच्छा प्रयास कर पाऊँगा। और पहली बार चैनल पर आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको ढूंढना ना पड़े। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम जो है शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक सेट को दूसरे सेट से अलग रखने के लिए कौन सा तरीका जो है प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा मतलब सीधे सीधे बोल दें तो हम जो है जावा बोल सकते हैं या फिर कोई अदर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस या जो भी चीज़ें। तो आइडेंटिफायर तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक सेट से दूसरे सेट क्या है, एक प्रकार से ये फंक्शन का नाम, मेथड का नाम या फिर जो है एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। उसके बाद इनहेरिटेंस भी यहाँ पे नहीं होगा। एक सेट से दूसरे सेट मतलब एक क्लास की विशेषताओं को दूसरी क्लास में लाया जाता है, तब इनहेरिटेंस बनता है। दूसरा पैकेज भी यहाँ पे नहीं होगा। तो होता क्या है, नेम स्पेस। नेम स्पेस यहाँ पे राइट आंसर आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर है। नेम स्पेस होता क्या है, तो नेम स्पेस का उपयोग आइडेंटिफायर्स बोले तो वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस को अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। यह नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। जब अलग अलग मॉड्यूल या लाइब्रेरी में सेम नाम के आइडेंटिफायर हो, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंतर्गत क्या किया जाता है, नेम स्पेस यहाँ पे फर्स्ट रख दिए, नेम स्पेस सेकंड रख दिए, और यहाँ पे देखिए एक वैल्यू नाम से और दूसरा भी वैल्यू नाम से, दोनों सेपरेट करने के लिए यहाँ पे उपयोग किए गए हैं। तो दो प्रकार से दो सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेम स्पेस का उपयोग कर लेते हैं। चलिए आगे देखें। एमएस वर्ड में कौन सा फीचर है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में विशिष्ट टेक्स्ट के लिए जो खोज है, खोज मतलब ढूंढने या सर्च करने, उसे हाईलाइट करने या फिर उसे विभिन्न जो टेक्स्ट है या उसके साथ में मतलब रिप्लेस करने, प्रतिस्थापित करने की बात हो रही, तो ये करने की अनुमति कौन देता है। तो सीधे सीधे बोले तो ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है फाइंड, और उसको हटाने के लिए या बदलने के लिए किया जाता है रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सीधे सीधे अगर एमएस वर्ड में चले तो मैं आपको सीधे प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है इसमें एक डेमो पैराग्राफ लेकर आ जाते हैं। ये डेमो पैराग्राफ लाए और इसमें हम जो है कंट्रोल एफ करके देखिए नेविगेशन खुल गया। यहाँ हम सीधे वीडियो ढूंढते हैं, तो वीडियो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। मान लीजिए देखिए इसको अपने को देखना है, तो रिजल्ट में आप जाओगे, देखिए कहाँ कहाँ वीडियो है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है लाइन वाइज। अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स में है, मल्टीपल पेज में है, तो वो भी दिखाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा पेस्ट कर दिया। तो आप जाओगे रिजल्ट में और आप जो है इस वीडियो को सर्च करोगे, जैसे यहाँ जाओगे तो देखिए यहाँ बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं। और पेज में भी जाओगे तो पेज में भी आपको जो है हेडिंग वाइज दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पेज में देखो, या जैसे हम पेज में जाते हैं और इसको हम सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पेज में आपको दिख जाएगा जब हेडिंग हम लेंगे, और हेडिंग में भी आपको दिख जाएगा, पर हेडिंग यहाँ पे है नहीं। तो इस प्रकार से सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए हमने फाइंड का उपयोग करें। वहीं बात करें रिप्लेस की, देखिए फाइंड के बाद आपको देखने को मिल जा रहा है रिप्लेस यहाँ होम टैब में। तो ये एडिटिंग ग्रुप में मिलता है, याद रखना। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, और जो फाइंड है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। तो रिप्लेस में गए, जो शब्द ढूंढा जा रहा है वो आपको लिखना फाइंड वॉट में, और जो शब्द आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आइडियो से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आइडियो लिखोगे। आइडियो जैसे लिखोगे और रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस ऑल करना है या वन करना है, तो रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी जगह वीडियो की जगह आइडियो हो जाएगा। और एक एक करके करना चाहते तो रिप्लेस करो। ऐसे आप सिर्फ ढूंढना चाहते हैं फाइंड नेक्स्ट कर दो, कैंसिल यहाँ पे लिखा। मोर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है कि भाई आप कंडीशन के अकॉर्डिंग ढूंढना और रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मोर ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो ऑप्शन है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि एग्जाम में अगर आए तो बन जाए। और जो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स है उसमें 3 टैब होती है, एक तो होता है नॉर्मल फाइंड, एक होता है रिप्लेस, और एक होता है गो टू। गो टू की शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। गो टू का मतलब क्या हो जाता है कि भाई गो टू आप सिंपल किसी भी जगह आप जा सकते हैं, पेज में या फिर सेक्शन में, तो कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब F5 भी दबाओगे तो देखिए यहाँ पे जो गो टू है वो खुल जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में गो टू खुल जाएगा। तो दोनों शॉर्टकट आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर को पीसी से रिप्लेस कर दिया है, वीडियो को आइडियो से रिप्लेस कर दिए, सारी चीज़ें।
दूसरी नेक्स्ट चीज़ें देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको एक्सेल में देखने को मिल जाती है, वर्ड में नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करने के लिए। ऑटो करेक्ट आपको देखने मिलेगा टाइपिंग की मिस्टेक को ऑटोमेटिक करेक्ट करने के लिए। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की बात करें तो अरेंज करने के लिए, और फिल्टर मतलब छानने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखें, एम एस वर्ड में शिफ्ट प्लस एंड का जो उपयोग है वो क्या है, तो सीधे करके देखें। आप यहाँ कर्सर रखें और शिफ्ट के साथ अगर एंड की प्रेस करते हैं तो देखिए पूरी की पूरी लाइन एंड तक सेलेक्ट हो जाती है। और अगर आप जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करते हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। देखिए जितने भी पेज है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ओनली शिफ्ट से क्या होगा, एक लाइन सेलेक्ट होगी, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट है और एंड की प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। तो अभी बात हो रही है ओनली शिफ्ट के साथ एंड की। तो एडिटिंग सेशन समाप्त नहीं होगा, इंसर्शन नहीं होगा, कर्सर लाइन के अंत तक चयन करती है यानी सेलेक्ट करती है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब सी राइट आंसर है, डॉक्यूमेंट को बंद नहीं करेगी। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। बाकी चीज़ें बात करें तो आपको देखने मिल जाएगा टर्मिनेट एंड एडिटिंग सेशन, तो ये इसका आंसर नहीं है। एंडिंग एंड इंसर्शन ये भी गलत है। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू या अल्टर F4 का उपयोग कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के इनिशिएशन या एक प्रकार से इनिशिएट होता है, या फिर आप देखोगे तो शुरुआत में जैसे उसको कॉल करते हैं तो वो इनिशिएट हो जाता है। तो यहाँ पे इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोल रहा है, तो उस समय जो है ये जो मेथड है वो खुद ब खुद प्रयोग की जाती है ऑटोमेटिक। तो हमने पहले भी देखे थे कि जैसे हमने क्लास बनाए, क्लास नाम से हमने क्या बनाया, स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लास नाम से हमने स्टूडेंट बनाए, करली ब्रैकेट स्टार्ट करे, करली ब्रैकेट या जैसे भी, और यहाँ पे हमने एक बना दिए मेथड, एक नाम से बना दिए क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से ही हमने क्या बना दिए, एक मेथड बना दिए। तो मेथड जो है वो किसके नाम से बनी है, क्लास के नाम से। तो जब इसको मतलब रन टाइम पे देखा जाएगा तो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज। और ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कौन होता है, जो क्लास के नाम से डिफाइन होने वाली मेथड होती है। और इस मेथड को क्या बोल देते हैं, इस मेथड को बोल देते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टर। याद रखना ए आपका राइट आंसर है, यानी कि एक प्रकार का स्पेशल मेथड इसे बोला जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट बनाते समय अपने आप कॉल कर लिया जाता है, ये अपने आप कॉल हो जाता है। इसका नाम क्लास के नाम पर होता है। ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टेट जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, सेट करने के लिए किया जाता है। क्लास स्टूडेंट बनाए, और यहाँ पे भी देखिए आपको स्टूडेंट नाम से एक मेथड ले लिए, तो ये कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ जो डबल स्लैश लगे हैं वो एक प्रकार का कमेंट है, जिसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा, यानी कि रन नहीं होगा। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको स्टार लगाकर ढेर सारा लिख दो, बीच में जितना भी लिखना, और फिर स्टार लगाकर इस प्रकार बंद कर दो। तो मल्टी लाइन आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे दोगे। और यहाँ देखिए जावा के अंतर्गत जो क्लास हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक क्लास टेस्ट ली हैं, और टेस्ट नाम से ही प्रोग्राम सेव होना चाहिए, आपको देखने को मिलेगा। मतलब कैसा प्रोग्राम सेव होना चाहिए, टेस्ट डॉट जावा नाम से ये सेव होना चाहिए। और जब ये कंपाइल हो जाए तो डॉट क्लास नाम से बन जाएगा, मतलब टेस्ट डॉट क्लास नाम से ये प्रोग्राम बन जाएगा, इसी को बोल देते हैं वाइट कोड। और यहाँ पे एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब पब्लिक बोले तो एक्सेस स्पेसिफायर है, और स्टैटिक मतलब इसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वॉइड मतलब खाली डेटा, और मेन मतलब मेन फंक्शन। स्ट्रिंग एक प्रकार का एरे है, और ये एरे का मतलब आर्गुमेंट है, इसका नाम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना है S1, और यहाँ पे न्यू स्टूडेंट लिए, उसके बाद यहाँ पे इसको राहुल दे दिए। तो प्रिंट में क्या आएगा, जब कॉल करेंगे फंक्शन को तो आउटपुट में आएगा यहाँ पे राहुल, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा एम एस वर्ड में जो फाइंड है और रिप्लेस है, उसको प्रयोग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अभी देखे थे कंट्रोल के साथ H, ठीक है, कंट्रोल N तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल R जो है एम एस वर्ड में यहाँ पे देख लेते हैं हम उपयोग करके। कंट्रोल R का उपयोग नहीं होगा, कंट्रोल R मतलब हो जाता है कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए हो जाती है। पर वहीं अलग एप्लीकेशन में बात करें तो वहाँ दूसरा काम करेगी। राइट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, कंट्रोल E सेंटर के लिए, कंट्रोल J जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल F आपका फाइंड के लिए हो जाता है। चलिए आगे देखें, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट बनाने, स्टोर करने, प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, और जैसे डॉक्यूमेंट की बात हो जाती है तो क्या आ जाता है, वर्ड प्रोसेसर आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ड प्रोसेसर। और वर्ड प्रोसेसर में क्या शामिल हो जाता है भाई, एक एम एस वर्ड आ जाएगा, राइटर आ जाएगा, ठीक है, वर्ड पेड आ सकता है, या फिर बहुत सारे जो इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, गूगल डॉक्स है, ये सब वर्ड प्रोसेसर की श्रेणी में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। ब्राउज़र तो आपका इंटरनेट में सर्फिंग करने के लिए काम आता है। इमेज एडिटर बोले तो फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग के लिए या ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल होता है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका वर्ड प्रोसेसर है, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट की एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है, स्पेलिंग चेक, ग्रामर है, इस इंसर्ट टेबल, इमेज चार्ट है, प्रिंट और सेव, ये सारे ऑप्शन इसमें उपलब्ध होते हैं, और आसानी से डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी
कौन किसी के विचार और आविष्कार का जो है चुराना और अपने लाभ के लिए उसे प्रयोग करना नहीं है। देखिए, किसी की चीज़ों को अगर चुराकर आप लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं तो ये गलत है, परंतु किसी की चीज़ों को लेकर आप किसी के लिए अच्छे के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो चोरी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ये आपको जो है नहीं है बोला, तो ये तो बिल्कुल इससे रिलेटेड है। पायरेसी भी इसी से रिलेटेड है, प्लेगरिज्म भी इसी से रिलेटेड, डुप्लीकेसी। पर कॉपी स्केप इससे रिलेटेड नहीं है। कॉपी स्केप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मतलब ये तीनों टर्म है किससे रिलेटेड, विचार, आविष्कार, इन चीज़ों को चुराने से रिलेटेड है तीनों। परंतु यहाँ पे कॉपी स्केप जो है एक प्रकार का इन चीज़ों को चेक करने के लिए ऑनलाइन एक टूल होता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, बौद्धिक संपदा की चोरी बोले तो इन्वेंशन को चुराना, किसी ने आविष्कार किया है, डिज़ाइन बनाया, किसी ने आइडिया को चुराया है अपने लाभ के लिए, तो अपने लाभ के लिए नहीं अपने लाभ के लिए नहीं चुरा सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। पायरेसी, सॉफ्टवेयर, मूवीज़, म्यूज़िक है आदि को इलीगल तरीके से कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी गलत है। प्लेगरिज्म बोले तो साहित्यिक चोरी, मतलब किसी के कंटेंट को बिना क्रेडिट दिए नाम जो है इसे प्रस्तुत करना, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसके बाद कॉपी स्केप जो है एक प्रकार का प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए एक टूल हो जाता है। खुद मतलब एक प्रकार से यह खुद चोरी नहीं है, बल्कि ये चोरी को चेक करने वाला एक टूल है। तो आप ये समझ सकते हैं कॉपी स्केप यहाँ पे राइट आंसर है। MS पावर पॉइंट, जो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है, इसमें फ़ॉन्ट विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसके लिए राइट आंसर है कंट्रोल टी। आप प्रेस करके देखना पावर पॉइंट में, कंट्रोल टी से आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। वहीं बात करें MS वर्ड की, तो वहाँ पे हो जाता है कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल के साथ डी से आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। तो दोनों में अलग अलग है, मतलब पावर पॉइंट में कंट्रोल टी हो जाएगा और जो आपका वर्ड है, वर्ड में आपका कंट्रोल डी हो जाएगा। कंट्रोल W क्लोज के लिए हो जाता है, कंट्रोल F फाइंड के लिए हो जाता है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका कंट्रोल अल्टर जो F था वो फुटनोट के लिए था, वो भी आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्ट का प्रकार नहीं, इंटरप्ट मतलब बाधा, तो बाधा हार्डवेयर में आ सकती है। मेमोरी में इंटरप्ट कैसे आएगी भाई, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ सकती है। इनपुट इंटरप्ट भी आ सकता है, पर मेमोरी में इंटरप्ट नहीं आता। तो यहाँ पे जो इंटरप्ट होता है वो CPU को सिग्नल देने के लिए होता है, ताकि वह अपना करंट मतलब जो है काम रोककर किसी अर्जेंट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते, मतलब बीच में रोकना, उसे इंटरप्ट बोल देते हैं। तो हार्डवेयर का इंटरप्ट है एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर के इंटरप्ट भी हो सकता है प्रोग्राम या इंटरप्शन द्वारा जनरेट, और इनपुट का भी हो सकता है इनपुट डिवाइस। पर मेमोरी एक प्रकार का क्या है, एक इंटरप्ट नहीं है। मेमोरी ऑपरेशन CPU द्वारा मैनेज किए गए जो भी चीज़ें होती है उसको रखा जाता है इसमें, ठीक है, मतलब स्टोर करने के लिए होता है। आगे देखें, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए। यूनिक्स आप देख सकते हैं, मैक जो OS बना वो यूनिक्स से इंस्पायर है, और विंडोज़ भी है, पर स्केला यहाँ पे नहीं है। तो स्केला एक प्रकार का क्या है, स्केला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल फीचर्स इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। और बाकी आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो मोबाइल के लिए लाइनक्स बेस्ड एंड्रॉयड, यूनिक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, विंडोज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट का लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ई कॉमर्स है, तो भाई सिंपल सी बात है, ई कॉमर्स मतलब हो जाता है जो ऑनलाइन व्यापार जो होता है वो एक प्रकार का ई कॉमर्स है। तो बिजनेस टू बिजनेस भी हो जाता है, ठीक है, जैसे अलीबाबा है या फिर जो अन्य जो सिस्टम इंडिया मार्ट वगैरह आप देख सकते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो जाता है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी आप देख सकते हैं, तो क्विकर है, या फिर आप देख सकते हैं OLX है। इस प्रकार की चीज़ें आप देखोगे तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब ई कॉमर्स के सभी ऑप्शन ठीक है। B2B भी ठीक है, B2C भी ठीक है, और C2C भी ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप अधिकतम तेज होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे DRAM, SRAM और रैम दिया है। तो रैम तो यहाँ पे आप इसको हटा दो, क्यों, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, SRAM और एक हो जाती है DRAM। तो DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, इस कारण ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और SRAM को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए फास्ट हो जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, SRAM। तो SRAM बोले तो स्टैटिक मेमोरी या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोल देते हैं। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप सर्किट में स्टोर होता है डाटा, और रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए DRAM से ये तेज़ होती है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे DRAM की बात करें, DRAM आपका जो है DDR1 2 3 4 5 इसके हिसाब से यूज़ की जाती है, और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए वो धीमी हो जाती है। और रैम तो जनरल टर्म है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आप देख सकते हैं ब्रॉड कैटेगरी है, और इसी के अंतर्गत दोनों चीज़ आ जाती है, रैम और SRAM और DRAM। चलिए आगे देखें,
आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, सॉर्टिंग का डायलॉग बॉक्स होता है, उसको खोल सकते हैं। तो एम एस एक्सेल में कौन सा मीनू चुनकर इसे खोल सकते हैं? तो एम एस एक्सेल में आपको सीधे दिखाता हूँ। सॉर्टिंग के लिए आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो आपको कहाँ से ओपन करना पड़ेगा? दो तरीके से ओपन किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे होम टैब में जाओगे और यहाँ जाओगे, देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में। तो यहाँ आप जाकर देखोगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, और यहीं पे आप कस्टम सॉर्ट नाम से एक डायलॉग बॉक्स दिया है। पहले सेलेक्ट कर लो, बोल रहा है कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी डाटा नहीं है, तो हम सीधे ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये सैलरी सीट ओपन कर लेते हैं, या कोई भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये सैलरी सीट हमने ओपन करे और इसको हम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इतना। और यहाँ जाएंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में, कस्टम में जाएंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ के ऑप्शन भी आप ध्यान रखिए कि भाई सॉर्ट बाय में आप कॉलम वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट ऑन में आप जो है कलर वैल्यू और जो फॉन्ट कलर है उसके हिसाब से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। और ऑर्डर में आप ए टू जेड और जेड टू ए या कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स कहाँ से आया? होम टैब से। दूसरा, यही डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाता है डेटा में, और डेटा में जाओगे देखिए यहाँ पे मिल जाता है सॉर्ट। कहाँ पे मिलता है? सॉर्ट एंड फिल्टर। मतलब यहाँ पे होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में मिलता है, और डेटा में आप जाओगे, डेटा में आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। तो सॉर्ट में जाना है तो देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। और ये माय डेटा हैज़ हेडर बोले तो ये हेडिंग है, ऐसा दर्शाते हैं। तो आपको दो जगह से मिला, होम में और डेटा में। तो हम देख लेते हैं, देखिए होम है क्या? होम नहीं है, तो क्या है? डेटा है। डेटा यहाँ पे राइट आंसर है, बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर है। डेटा के अंतर्गत आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, जिसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में सारी चीज़ों में यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखें यहाँ पे। तो वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कशीट बोले तो एक पेज, और पेज मल्टीपल हो जाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं वर्कबुक। क्या बोल देते हैं? वर्कबुक। एक्सेल के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसे वर्कबुक बोल देते हैं। और ऐसे ही काम करने वाले एप्लीकेशन को बोल देते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। बोलते हैं एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। गूगल डॉक्स तो नहीं है यहाँ पे। गूगल जो सीट होती है वो भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओपन ऑफिस का जो कैल्क है वो भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। WPS है, या फिर बहुत सारे ऑफिस होते हैं, उसके अंतर्गत आपको स्प्रेडशीट का प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्कबुक कहाँ मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है। एक्सेल सीट नहीं बोलेंगे, वर्क सीट। तो ऑलरेडी वर्क सीट का संग्रह बोला जा रहा है। एक्सेल की बुक यहाँ पे नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? डी वर्क बुक। तो वर्क बुक जो है किस नाम से आती है बाय डिफॉल्ट? आप देखोगे यहाँ पे जो वर्क बुक है बुक वन के नाम से आती है, और बाद में हम इसे सेव एज करके नाम बदल सकते हैं। आगे चलें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के हाइपरलिंक को कैसे डालते हैं? तो भाई सेल में हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के होता है। हर जगह आप देखोगे यही आपको मिलेगा, कंट्रोल के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी कि डायलॉग बॉक्स खोलना है इंसर्ट हाइपरलिंक का, तो कंट्रोल के दबाओ, या सीधे आप इंसर्ट टैब में चले जाओ, हाइपरलिंक या लिंक ऑप्शन पर क्लिक करो। उसमें आपको जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। सीधे आप देखो एक्सेल में चलेंगे, तो अगर यहाँ हाइपरलिंक डालना है तो आप कंट्रोल के दबाओ। कंट्रोल के दबाओगे तो आप देखिए डायलॉग बॉक्स यहाँ खोल पाओगे। और यहीं पे आप जो है, अगर मान लीजिए कोई आपने जो यूट्यूब चैनल है कुछ की भी लिंक दे दिए, डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, या फिर अपने पास में ऑफलाइन लोकल में भी दे सकते हैं कोई लिंक। तो सीधे हम ऐसे क्लिक करें, देखिए आपको जो है क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही बराबर देखिए आपको जो है सरकार स्टडी वेब्स जो आपका यूट्यूब चैनल है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट जो है कंट्रोल के। बाकी कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल एल क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ पे। कंट्रोल टी भी एक प्रकार से टेबल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माउस का जो क्लिक लॉक है, क्लिक को लॉक कर देना, यानी थोड़ी देर तक दबाकर आप लॉक कर देते हो तो उससे क्या होता है? तो ये गुण क्या है भाई? देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आइटम्स को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है, आइटम्स के लिए पासवर्ड सेट करने, माउस बटन दबाए बिना ड्रैग करने की। तो ये सही है, यहाँ पे आपको डी राइट आंसर मिलेगा। अगर क्लिक को लॉक कर देते हैं आप तो सिंपल सी बात है, माउस बटन दबाए बिना आप आइटम को क्या कर सकते हैं? ड्रैग करने की अनुमति यहाँ पे मिल जाती है। डी राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्न में से कौन सा एक वैलिड विकल्प नहीं है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो की बात हो रही है। स्लाइड शो में आपको क्या क्या मिल जाता है? शुरुआत से मिल जाता है रन करने का, यहाँ पे करंट से भी मिल जाता है, कस्टम शो भी मिल जाता है, पर मिडिल से यहाँ रन करने का नहीं मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर भी यही होगा, फ्रॉम मिडिल ऑटोमेटिकली। तो आप सीधे अगर पावर पॉइंट ओपन करोगे तो आपको ये एक बार देख लेना। मतलब आप आगे मैं कोशिश करूँगा कि इनके कंप्लीट क्लासेस लेकर जाऊँ, ताकि हर एक डायमेंशन सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। स्लाइड शो, तो स्लाइड शो में आप जाओगे
तो यहाँ देखिए आपको जो स्लाइड शो है उसमें आपको 3 चीज़ें मिल जाएगी। कौन कौन सी? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट और कर जो कस्टम है वो मिल जाएगा। कस्टम में आप अपने हिसाब से शो कर सकते हैं। ऐसे सेटअप के अंदर ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई मल्टीपल मॉनिटर में आप काम कर रहे हैं तो प्रेजेंटर व्यू का उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको रिकॉर्ड के अंदर क्या चीज़ें मिल जाएगी। रिकॉर्ड में आपको जो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो, ये चीज़ें मिल जाएगी। रिव्यू में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। व्यू में आपको पूछा जाता है प्रेजेंटेशन व्यू, तो ये आपको ध्यान रखना है। मास्टर व्यू भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपको कलर स्केल भी याद रखना है, कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद आप देखिए एनिमेशन, ट्रांजिशन ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से एनिमेशन ऑब्जेक्ट में होता है और ट्रांजिशन स्लाइड में होता है। डिज़ाइन टैब में आप देखोगे थीम्स होती है, वेरिएंट होता है और स्लाइड कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन हो जाता है, बैकग्राउंड वगैरह और साइज़ वगैरह। इंसर्ट में आपको सारी चीज़ें लाने से रिलेटेड मिल जाती है, इंसर्ट करने से रिलेटेड। होम में कुछ बेसिक ऑप्शन, तो आप इस प्रकार ध्यान रखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए आगे देखें। लैन किसका संक्षिप्त रूप है? ये सबको पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ए राइट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क। और नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं भाई? अलग अलग होते हैं, पर नॉर्मली अगर देखा तो एक हो जाता है पैन, बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ के माध्यम से आपस में कनेक्ट होता है एक व्यक्ति के आसपास। स्मार्ट बैंड है, जो नेक बैंड है, या बड्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल, सब आपस में कनेक्ट पैन। और अगर एक ऑफिस के अंतर्गत कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। उसी से बड़ा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है, जो पूरे सिटी में या बड़े शहर में हो जाता है। उसके बाद एक हो जाता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी दुनिया में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इनके नाम आप याद रख सकते हो। और लोकल की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग जो है इनमें कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होता है। लिमिटेड कवरेज एरिया हो जाता है, यानी कि 1 आध किलोमीटर के आसपास। वायर्ड ईथरनेट या वायरलेस के माध्यम से, डब्लू लैन के माध्यम से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको लोकल एरिया नेटवर्क पता होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में, उनके इनपुट डिवाइसेस में कौन सी, यानी कि कौन किसी वस्तु का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील लाइट डिटेक्टर का उपयोग कर लेता है? तो आप देखोगे स्क्रीन पर अगर लाइट के माध्यम से अगर हमको काम करना तो उसके लिए लाइट पेन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी प्रिंटर, स्कैनर, ओएमआर का उपयोग नहीं करते। स्क्रीन पर अगर सीधे इनपुट देना है तो आपको लाइट पेन की ज़रूरत पड़ जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है और इसे मॉनिटर स्क्रीन पर रखा जाता है, यानी कि यह स्क्रीन से निकलने वाली लाइट को डिटेक्ट करके कर्सर की पोजीशन पहचानता है। यूज़र सीधे स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकता है या ड्राइंग कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। ओएमआर की बात करें, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सीड वगैरह गोला काले करने वाला, तो उसको चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ जाती है। स्कैनर तो आपका जो आपका एनालॉग चीज़ें हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट है, इमेज है, उसको डिजिटल में बदलना। और उसके बाद आपका प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर से प्रोसेस डाटा को हमको निकाल कर देता है हार्ड कॉपी में। आगे देखें, यहाँ पे डिस्क एन्क्रिप्शन एक तकनीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ डेटा संग्रह होने से पहले एनक्रिप्टेड होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे होल इसका राइट आंसर है, ठीक है। और होल मतलब हो जाता है होल डिस्क एन्क्रिप्शन, WDE से बोला जाता है। यह टेक्नोलॉजी पूरे डिस्क, बोले तो हार्ड डिस्क या SSD के डेटा को एनक्रिप्ट करती है। जब डेटा डिस्क पर लिखा जाता है तो पहले एनक्रिप्ट होता है, फिर स्टोर होता है, और जब पढ़ा जाता है तो वह डिक्रिप्ट होता है और फिर यूज़र को दिखता है। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए हमको देखें, बिट लॉकर आप देखते होंगे विंडोज़ के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। बिट लॉकर का पासवर्ड जब आप फॉर्मेट करते हैं बिट लॉकर के माध्यम से ही आपकी डिवाइस या जो डिस्क है वो मतलब एक प्रकार से अनलॉक होगी, तभी आप डेटा रीड कर पाएंगे। विंडोज़ में आपको बिट लॉकर मिल जाता है। नए सिस्टम जितने बार उसमें बिट लॉकर मिलता है। फाइल वॉल्ट भी मिल जाता है जो मैक ओएस में है, और वेरा क्रिप्ट भी मिल जाता है। तो सब जो है डिस्क को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में मदद कर लेते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स में COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी देखिए आपको मिल जाता है यहाँ पे। कौन सा? बी राइट आंसर है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं कि कैश में ही आप जो है पैसा मतलब जो है प्रोडक्ट लोगे। आप ऑर्डर कर दिए, जब आपका 5 दिन बाद प्रोडक्ट आया तो वो प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल गया, उसके बदले में आप जो है पैसे दे रहे हैं कैश, या फिर UPI के माध्यम से दे रहे हैं स्कैन करके, या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से दे रहे हैं। तो मतलब प्रोडक्ट मिलने के बाद आप पैसा देते हैं, उसे बोल देते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो उसके मोड बहुत सारे हो सकते हैं, पेमेंट कैश, कार्ड, UPI, अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है HTML में डिव टैग के अलाइन एट्रीब्यूट। डिव जो है, डिव मतलब एक डिवीज़न होता है जो कि विंडो के लेफ्ट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, राइट में हो सकता है। परंतु यहाँ पे इसके संदर्भ में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? वही लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, पर जस्टिफाई नहीं है। तो जस्टिफाई मान्य नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो डिव का लेफ्ट हो सकता है, बाएं तरफ,
सेंटर हो सकता है, सेंटर में डिप का अलाइन राइट हो सकता है, पर जस्टिफाई नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से सेल कंटेंट को एडिट करने की सही विधि नहीं है। सेल कंटेंट को एडिट करने के बोले तो F2 दबाकर हम सेल को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से एडिट कर सकते हैं, सेल पर डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं, पर आल्ट की से नहीं कर सकते। आल्ट की से एडिट नहीं कर सकते, तो ए आपका राइट आंसर है। तो इनको आप उपयोग कर लेना, सारी चीज़ें हमने पहले भी देख चुके हैं एक बार। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स के लिए बनाई गई जो कलर है, फॉन्ट स्टाइल है और आकार है यानी कि साइज़ है और जो बॉर्डर स्टाइल है, इस जैसी सामान्य फॉर्मेटिंग शीघ्रता से लागू करना। तो हम क्या करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात, एक जगह फॉर्मेटिंग करें और जो नॉर्मल एक जगह दूसरी जगह हमको फॉर्मेटिंग करना, तो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ डायरेक्टली लेके आने के लिए हमको यूज़ होता है क्या, फॉर्मेट पेंटर। क्या यूज़ होता है, फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर जो आपके होम टैब में रहता है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जिसके अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट भी रहता है। तो ये जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है उसको क्या करता है, किसी दूसरे में ले जाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर आपको समझ में आ गया होगा। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इनमें से किसके कार्य है, तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का काम कौन करता है भाई, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर करती है क्या, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या स्विच। तो OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। 7 लेयर में ये सभी क्रम से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के माध्यम से ही एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाता है। तो यहाँ देखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन बोले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर को आपस में जो है जोड़ने के लिए या ब्रिज का काम कर लेती है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। सेशन लेयर आपकी बात करें तो सेशन एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना। प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपकी डेटा को ट्रांसलेट, कंप्रेस, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट करती है। और स्विच तो यहाँ पे एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है, ना कि एक लेयर है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए सातों लेयर के नाम आप जो है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। OSI मॉडल की 7 लेयर को सीक्वेंस में लिखकर बताना है। जैसे सबसे पहली होती है एप्लीकेशन लेयर अगर बात करें सॉफ्टवेयर लेवल पे, और सबसे नीचे कौन सी होती है वो आपको बताना है। तो सीक्वेंस लिखकर बताइए, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है सभी को, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको। निम्नलिखित में से कौन सा स्केलेबल डेटा प्रोसेसिंग सहित उच्च मतलब हाई स्केलेबिलिटी और जो दोष सहनशीलता मतलब जो भी एरर होती है उसको सहन करने प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका नाम है HDFS। क्या है, HDFS बोले तो ए राइट आंसर है, मतलब हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का हिस्सा है डिज़ाइन फॉर लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए। तो हाई स्केलेबिलिटी मिल जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाता है। फॉल्ट मतलब जो भी एरर आई उसको ठीक करना या सुरक्षित रहे उसमें भी। ऑटोमेटिक डेटा रेप्लिकेशन भी मिल जाता है। ये चीज़ें मिल जाती है हैडूप के अंतर्गत बोले तो HDFS में। बाकी अदर बात करें DAS बोले तो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, तो ये एक प्रकार से स्टोरेज डायरेक्टली सर्वर से जुड़ा होता है। और यहाँ पे NAS की बात करें तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नेटवर्क पर सेंट्रलाइज स्टोरेज देता है। लोकल फाइल सिस्टम बोले तो केवल सिंगल मशीन पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, वेब पेज बंद होने पर जावास्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है। वेब पेज बंद होने पर जावास्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम तो सेशन वेरिएबल जो भी होता है। सेशन मतलब कितने समय तक यूज़र यहाँ पे लॉगिन रहा, कितना समय इन हुआ, कितने समय में आउट हुआ, वो सारी चीज़ें सेशन वेरिएबल में होती है। और जैसे ही यहाँ पे वेब पेज बंद होता है तो सेशन वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ये सेशन स्टोरेज में डेटा को केवल करंट ब्राउज़र सेशन तक रहता है। जैसे ही वेब पेज या ब्राउज़र बंद हुआ सेशन वेरिएबल डिलीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि भाई सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे यूज़र जो है और सरकार कंसोल डॉट लॉग सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इस प्रकार से लिए और ब्राउज़र बंद हुआ तो यहाँ से जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस स्विचिंग तकनीक की पहचान करिए जिसमें एक संदेश बोले तो एक मैसेज को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को एक अद्वितीय संख्या और पता दिया जाता है और उन्हें अलग अलग भेजा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग आपका राइट आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पैकेट स्विचिंग जो है या पैकेट में फॉरवर्ड करने का काम राउटर का भी होता है, ये आपको पहले पता होगा। तो पैकेट स्विचिंग की अगर बात करें तो मैसेज को छोटे छोटे टुकड़े बोले तो पैकेट्स में तोड़ा जाता है और हर पैकेट को यूनिक सीक्वेंस में नंबर और डेस्टिनेशन एड्रेस पर यहाँ पे भेज दिया जाता है। उसको दिया जाता है और भेज दिया जाता है। पैकेट अलग अलग रास्तों में भेजे जाते हैं और डेस्टिनेशन पर जाकर सही क्रम में फिर से रीअसेंबल हो जाते हैं। मान लीजिए एक बड़ा टुकड़ा है मैसेज का, उसको 4 भागों में बांट दिए और किसी भी रास्ते से जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद
जब वो डेस्टिनेशन में जाएंगे तो सीक्वेंस में, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 के क्रम में है और कैसे भी 4 पहले चल जाए या जैसे भी, तो वापस जाकर जब वो जाएंगे तो फिर से आपको रीअसेंबल देखने को मिल जाएंगे। तो ये किसके माध्यम से होता है? पैकेट स्विचिंग के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने, बोले तो रो को छुपाने के लिए क्या करते हैं भाई, उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल, यहाँ पे रो सेलेक्टेड रो को वापस दिखाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 9, और छुपाने के लिए कंट्रोल 9 हो जाता है। कंट्रोल 1 फार्मूला जो फॉर्मेट है सेल उसका डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल 8 आउटलाइन सिंबल को सोया हिट करता है। कंट्रोल 5 टेक्स्ट या स्ट्राइक थ्रो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता है। इसके अलावा कंट्रोल 0 कॉलम को हाइड करता है। कंट्रोल शिफ्ट 0 अनहाइड करता है। कंट्रोल 9 रो को हाइड करता है। कंट्रोल शिफ्ट 9 अनहाइड करता है रो को। नेक्स्ट है थ्रेसिंग किस कारण होती है? थ्रेसिंग जो है अत्यधिक जो पेजिंग गतिविधियां होती है उसके कारण होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यह तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अधिक पेजिंग यानी कि पेज इन पेज आउट इस प्रकार खर्च करता है तो एक्चुअल प्रोसेस एग्जीक्यूशन बहुत कम हो जाता है। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन काफ़ी गिर जाता है क्योंकि सिस्टम बार बार मेमोरी पेज को स्वैप कर रहा होता है। बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, फिजिकल मेमोरी कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, पेज फॉल्ट बहुत अधिक हो जाए, तब यहाँ पे थ्रेसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ईथरनेट, टोकन रिंग और टोकन बस क्या है? ये सब एक प्रकार के क्या है, लैन है, मतलब एक प्रकार से टोपोलॉजी हम बोल सकते हैं। तो लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बी आपका राइट आंसर है। तो एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि ऑफिस स्कूल बिल्डिंग के अंतर्गत जो डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती है उससे क्या बनता है, लैन बनता है। ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस सभी लैन टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग मेथड का उपयोग कर लेती है। बाकी वाइड एरिया नेटवर्क आपको पता है, इंटरनेट को हम बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो आपको डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाती है। फिजिकल मीडिया जिसमें वायर केबल आ जाती है, सारी चीज़ें। डेटाबेस में डेटाबेस खालिस्तान में सूचना का संग्रह करता है। तो डेटाबेस जो है काय में करता है भाई, इंडेक्स में नहीं करता है, ट्रैक सेक्टर में नहीं करता, ब्लॉक में नहीं करता। रो एंड कॉलम में, रो और कॉलम बोले तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। कौन? डेटाबेस। तो ये आप देख सकते हैं, या तो इसके बदले में क्या आएगा, टेबल आएगा, या तो रो और कॉलम। तो ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए, जो आपके रो और कॉलम है, रो मतलब रिकॉर्ड हो सकता है और कॉलम मतलब फील्ड और एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पाइथन एक खालिस्तान प्रोग्रामिंग है। तो पाइथन क्या है भाई, मशीन लेवल है, लो लेवल असेंबली, असेंबली नहीं है, लो लेवल भी नहीं है, यहाँ पे मशीन भी नहीं है। तो इसका मतलब बचा क्या, हाई लेवल। तो एक प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो खालिस्तान प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। इसका मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल है, यानी कि ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स प्रदान करती है और प्रोग्रामर को मशीन लेवल जो डिटेल्स यानी मेमोरी मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सिंपल सी बात है ह्यूमन रीडेबल यहाँ पे होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हो जाता है जो आपका क्लास और ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से काम करती है, मॉड्यूलर या फिर बार बार रीयूजेबल चीज़ को बार बार लिखना ना पड़े, उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जावा स्क्रिप्ट की किस विशेषता यानी कि कौन से फीचर्स में प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं? तो कौन से फीचर्स में होते हैं भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में होते हैं। राइट आंसर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डेटा और फंक्शनैलिटी को एक साथ रखते हैं, यानी प्रॉपर्टी जो डेटा वैल्यूज होते हैं, मेथड्स जो फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लेट करके स्टूडेंट लिए, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। कैसे कि भाई इसमें नेम टाइप मतलब नेम हमने रख भी दिए सरकार करके प्रॉपर्टी, एज भी रख दी न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके बाद हम जो है इसके अंदर क्या रख सकते हैं, इसके अंदर हम फंक्शन भी रख सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमने फंक्शन भी ले लिए और फंक्शन डिफाइन करके लास्ट में बंद कर दिए। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक प्रकार से कंप्लीट बंडल बोल सकते हैं, डेटा फंक्शन सारी चीज़ों को रखने के लिए। और बाद में हमने प्रिंट कर दिया भाई स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ जाएगा जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम मतलब सरकार, और अगर हमने स्टूडेंट डॉट ग्रीट करे तो यहाँ पे हेलो और सरकार आ जाएगा। हेलो कहाँ पे है, हेलो आपका यहाँ पे मिलेगा, और दिस नेम में आपका क्या चला जाएगा, जो हमने नाम दिए हैं। चलिए आगे चलें। हाँ, संचार प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। संचार प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, भेजने वाला मतलब सेंडर, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या भेजा जा रहा है, किस माध्यम से भेजा जा रहा है, चैनल, उसके बाद क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, और रिसीवर बाद में फिर फीडबैक देगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। तो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक सीक्वेंस सही है। हालांकि ये क्रम जो है उल्टा सीधा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्रम। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको जो क्रम है वो आप देख लेना एक बार। फिर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के चरण को बताइए। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनपुट, फिर किया जाएगा प्रोसेस, फिर किया जाएगा क्या यहाँ पे आउटपुट।
आउटपुट होगा और फिर होगा आपका स्टोरेज और उसके बाद होगा आपका फीडबैक। तो ये भी क्रम सही है, इसका मतलब सीक्वेंस में है पूरे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एचडीएलसी के सही क्रम को समझाइए। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पता होना चाहिए, तो ज़रूरत पता होगी तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करोगे, फिर उसके बाद आप जो है क्या करोगे, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और मेंटेनेंस मिलेगा। मतलब ले देखा बात करें तो ये भी सही है, पर कायदे से यहाँ इम्प्लीमेंट करने के पहले हमको टेस्टिंग करना होता है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इम्प्लीमेंट के बाद टेस्टिंग डीबगिंग दोनों साथ में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर डीबगिंग दिया होता तो आप टेस्टिंग को पहले लगाते। अभी के लिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सही 1 2 3 4 5 के क्रम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर एक और दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक का सही क्रम लगाइए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक का सही क्रम आप देखोगे 5 4 3 2 1, मतलब उल्टा आ जाएगा। फिजिकल लेयर आप आ जाती पहले मीडियम, उसके बाद आ जाती नेटवर्क लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, उसके बाद आ जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आ जाएगी एप्लीकेशन लेयर। तो उल्टे क्रम में यहाँ पे देखिए, मतलब क्रम सही है, आपको क्रम में जमाना, ये जैसे भी क्रम में है आपको क्रम में जमाना बोले तो यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का सही क्रम क्या है भाई? सबसे तेज पहले बताना और फिर बाद में सबसे धीमी बताना। तो सबसे तेज यहाँ क्या है देखिए, मुझे ऑप्टिकल डिस्क है, रजिस्टर है, हार्ड डिस्क है, रैम है, कैश है। तो रजिस्टर जो हो जाता है आपका सीपीयू के पास में होता है, तो सबसे फास्ट हो जाएगी कौन सी? सबसे फास्ट हो जाएगी 4th नंबर की। तो 4th नंबर की सबसे फास्ट होगी, तो यहाँ पे 4th नंबर कहाँ पे है? 4th नंबर ये बस है, इसका मतलब ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट आंसर वैसे ही आपका ये आ जाएगा, मतलब रजिस्टर, रजिस्टर के बाद क्या जाएगी? कैश, कैश के बाद आ जाएगी रैम, रैम के बाद हार्ड डिस्क है और उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है। तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है खालिस्तान का उपयोग प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करने और तथा प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है उसको सुधारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमको कमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? कमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे राइट आंसर कमेंट्स है। पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन में इस प्रकार से सिंगल लाइन कमेंट लिखा जाता है हैश करके, और अगर मल्टीपल लाइन लिखना है तो आपको ट्रिपल, मतलब यहाँ पे ट्रिपल कोट या फिर डबल कोट के माध्यम से आप कर सकते हैं मल्टी लाइन के लिए। खालिस्तान उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस का काम कर लेता है। तो ये हमने पहले भी देखे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है, ठीक है। बाकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर फाइल को कंप्रेस करने के लिए, स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल जैसे प्रोग्राम को स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोल देते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क है, इनको मैनेज करना, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके एग्जांपल है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं? तो भाई ऑप्टिकल फाइबर में सीधी रेखा पथ में ये नहीं होते, मुड़ी हुई राह में ये भी नहीं होते। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से इसमें जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। ई कॉमर्स में एएलई का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? एएलई का पूर्ण रूप हो जाता है एप्लीकेशन लिंक एनेबलिंग, बोले तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो यह है सैप टेक्नोलॉजी है जो कि विभिन्न सिस्टम या मॉड्यूल्स के बीच में बिजनेस डेटा एक्सचेंज के लिए उपयोग की जाती है। एएलई का उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना और जो आईडीओसी है यानी कि इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट हो जाता है, इंटरफेस का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आपको शुरू से पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए जेली बीन आते थे, ठीक है, के कप केक आता था, जो भी मिठाई के नाम है, बिस्किट के नाम हुआ जाता, कप केक, जेली बीन है, किट कैट है, लॉलीपॉप है, इसके बाद है नॉगट है, मॉर्स मेलो है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पाई 9 पाई था, ठीक है, इसके बाद लॉलीपॉप भी आया था, मॉर्स मेलो भी आया था, पर कैंडी बीन यहाँ पे नहीं आया था। तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। इसके लिए आपको शुरू से लेकर अभी तक पूरे एंड्रॉयड के वर्जन याद होने चाहिए। तो मुझे बताइए एंड्रॉयड का पहला वर्जन कौन सा था और अभी एंड्रॉयड का वर्जन लेटेस्ट वाला कौन सा चल रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 9 पाई जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ, लॉलीपॉप 5 और 5.1 के लिए था 2014 में, मॉर्स मेलो था 6.0 जो कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ जो वर्जन नहीं है कैंडी बीन नहीं है, बाकी इसका नाम है जेली बीन था 4.1 और 4.3। इसके बाद किटकैट आया था, किटकैट आया था, डोनट आया था, देखिए ये ओरियो आया था, कप केक आया था, ये सारी चीज़ें इसके वर्जन है। फ्लो चार्ट की जो शुरुआत और या समाप्ति है, फ्लो चार्ट शुरुआत और समाप्ति के लिए कौन सा चिन्ह होगा? तो इसके लिए होता है ओवल। क्या होता है? ओवल। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्ट और एंड के लिए ओवल उपयोग किया जाता है। बाकी इनपुट के लिए इस प्रकार से जो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का
जो चिन्ह है मतलब रेक्टेंगल से थोड़ा मुड़ा हुआ, और प्रोसेस के लिए सीधा वाला, और जो आपका कंडीशन है उसके लिए डिसीजन वाला टूल उपयोग किया जाता है। कनेक्टर के लिए इस प्रकार छोटा सा गोला, और फ्लो लाइन के लिए इस प्रकार से एरो उपयोग की जाती है। तो अभी के लिए जो राइट आंसर है वो क्या है, ओवल है। ठीक है, त्रिभुज नाम से यहाँ पे कुछ नहीं होता, रेक्टेंगल यूज़ होता है प्रोसेस के लिए, डायमंड आपका डिसीजन के लिए उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पे राइट आंसर है। फिर उसके बाद दिए गए कथनों में सही गलत होने का निर्धारण कीजिए। तो जो एच डी रैम है, एच डी रैम बोले तो सिंक्रोनस डी रैम बोला जाता है, बिल्कुल सही। और इट इज़ फास्टर देन द जनरल डी रैम, जनरल डी रैम से ये फास्ट होती है, तो बिल्कुल ये सही है। सही बोले तो पहला वाला सही है, तो ये दो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। ठीक, बचे दो, तो ट्रू, और इसमें दोनों में ट्रू है और फॉल्स है। तो एस रैम जो है फास्टर है डी रैम के, बिल्कुल सही है। परंतु रिक्वायर कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग, तो एस रैम फास्ट है डी रैम से, पर रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गलत है, क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, डी रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा वाला गलत है, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर ए, ट्रू और फॉल्स, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है, जनरल डी रैम से काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि क्लॉक के साथ काम करती है। ईथरनेट कार्ड एक है नेटवर्क अडाप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे एनआईसी के रूप में जाना जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे एनआईसी कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क बोले तो लैन से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एनआईसी डाटा को डिजिटल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा एक प्रकार से अगर देखें तो। बाकी नेटवर्क अडाप्टर यह जनरल टर्म है, लेकिन इथरनेट कार्ड नहीं है। वाईफाई तो आपको पता है वायरलेस फीडिबिलिटी होती है। आगे देखें, एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों एलिमेंट से निर्मित होता है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों एलिमेंट क्या होते हैं भाई, लाखों एलिमेंट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ट्रांजिस्टर जो कि मिलियंस मिलियंस या बिलियंस में भी हो सकते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर में मतलब उसको बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए जो एक प्रकार से गतिशील मूवमेंट जो है, मोशन जो दिया जाता है, तो इस स्लाइड के मोशन की बात हो रही है, तो इसके लिए ट्रांजिशंस का उपयोग कर लेते हैं। और वहीं बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की बात करता तो क्या बात कर लेते हैं, एनिमेशन की। फुटर तो आपको हेडर एंड फुटर जैसी ऑप्शन है। क्लिप आर्ट एक प्रकार का चित्र का फॉर्मेट है। चलिए, बी यहाँ पर राइट आंसर है। डब्ल्यू के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यू बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, बोले तो HTML को ट्रांसफ़र करना, हाइपर टेक्स्ट को। तो हाइपर टेक्स्ट के लिए HTTP उपयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देखें, जब आप बड़ी वर्कशीट पर कार्य करते हैं तो आपको आवश्यकता हो सकती है। बड़ी वर्कशीट पर काम करने के लिए वर्कशीट को तय संख्या पृष्ठों पर फिट करने हेतु आकार देना, पृष्ठ पेज ब्रेक को जोड़ना हटाना, बिल्कुल सही। कुछ प्रिंट क्षेत्र को निर्दिष्ट करना, तो इसके लिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि संख्या फिट भी करना पड़ता है, पेज ब्रेक भी करना पड़ता है, और प्रिंट क्षेत्र भी निर्धारित करना होता है। इसका मतलब सभी यहाँ पे राइट आंसर है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जो संयुक्त विशेषताओं रखने वाला है। संयुक्त विशेषता कौन कौन सी, सुपर और माइक्रो नहीं होगा, मिनी और माइक्रो नहीं होगा, एनालॉग और डिजिटल। इसका मतलब एनालॉग और डिजिटल रखेगा दोनों गुण, तो वो कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब एनालॉग के भी फीचर्स है और डिजिटल के भी फीचर्स है। जैसे हॉस्पिटल में ECG मशीन है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, और कुछ एडवांस कंट्रोल सिस्टम है। ये सब जो है दोनों ही फीचर्स को रखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम इसका राइट आंसर है। एल्गोरिदम से क्या बनता है, फिर आपको फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट से कोडिंग बनती है। कोडिंग किसके माध्यम से की जाएगी, प्रोग्रामिंग, उसे हम प्रोग्राम बोल देते हैं। प्रोग्राम से मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। और ये हार्डवेयर तो अलग ही हो गया, फिजिकल डिवाइसेस। चलिए आगे देखें, तो आपको एक दिए गए डेटाबेस में सभी गैर अस्थायी तालिकाओं या टेबल को सूचीबद्ध करने के लिए MySQL में कौन सी कमांड यहाँ पर उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर शो टेबल हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो शो टेबल के नाम से यहाँ पे हम जो है आउटपुट में सभी नॉन टेम्परेरी टेबल दिखाई देंगे। MS पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट की जो वर्तनी यानी कि स्पेलिंग जांचने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट दबाते हैं, तो F7। ठीक है, और शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो हमको दिसारस देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखें, खालिस्तान पोर्ट जो है धीमी गति से डेटा स्थानांतरित करता है। तो यहाँ देखिए, आपको धीमी गति से कौन करेगा भाई, सीरियल करेगा। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सीरियल पोर्ट बहुत ही लो स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड छोटे अक्षरों का उपयोग करके सूची बनाने के लिए, छोटे अक्षर मतलब A B C इस प्रकार से,
तो ए बी सी सब में दिया है, देखिए ए से शुरू होगा, ठीक है। पर जब भी हम ऑर्डर नंबर की बात करते हैं तो आपको ओ एल उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ओ एल। तो ओ एल सिर्फ एक में है, बाकी में नहीं है, तो यहाँ देखिए सब कैंसिल है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। छोटे नंबर लिस्ट बनाने के लिए ओ एल टाइप ए लिखा जाता है एट्रीब्यूट। तो आप देख भी सकते हैं ए लिखें तो ए बी सी इस प्रकार से आ जाएंगे जो आपके नंबर है एल आई लिस्ट आइटम के अंतर्गत। एच टी एम एल का कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जावा में दिए गए डेटा के जो प्रकार है उसमें विचार कीजिए। तो देखिए इंट है, बुलियन है, डबल है, स्ट्रिंग है, एरे, इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रिमिटिव डाटा है? तो स्ट्रिंग तो नहीं है, एरे भी नहीं है, ये सब ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से। मतलब एक प्रकार से ये क्या है, ये जो है आपके प्रिमिटिव डेटा में आ जाते हैं तीन, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन बोले तो सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, यहाँ पे देखिए जो जावा है, जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, और बाकी अदर जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट टाइप हो जाते हैं। क्लास हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोसेसर के किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो प्रोसेसर के किस भाग में, मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक हार्डवेयर होते हैं। इसका राइट आंसर है डेटा पाथ, डेटा पाथ या डेटा पाथ जो भी है। तो ALU बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और बसेस शामिल हो जाते हैं इसमें। सभी जो एक प्रकार से कंप्यूटेशनल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन, एसेंशियल, यह जो है प्रोसेसर का वह हिस्सा जो एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग करता है। बाकी रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज होती है, कंट्रोलर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, कैश आपका हाई स्पीड की मेमोरी होती है जो CPU और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती है। MS पावर पॉइंट में रीडू ऑपरेशन के लिए क्या है भाई, तो कंट्रोल के साथ अगर हम जेड प्रेस करेंगे तो हो जाएगा अंडू, और अगर इसी के साथ हम यूज़ करेंगे क्या, इसी के साथ यूज़ करेंगे बाय, तो हो जाएगा रीडू, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, रीडू मतलब कंट्रोल के साथ बाय, ठीक है। नेक्स्ट MS एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए क्या है, तो हमने पहले भी देखे थे शिफ्ट के साथ F11 नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। पावर पॉइंट 2013 में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प किस मेनू में होता है? रिकॉर्ड स्लाइड शो आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्लाइड शो में, पर हम एक बार जाकर देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ चल के तो स्लाइड में जाओगे और रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड स्लाइड शो यहाँ देखने को मिल रहा है, पर इसके लिए एक अलग से टैब जुड़ गई है रिकॉर्ड की। हालांकि यहाँ ऑप्शन अगर रिकॉर्ड देगा तो ठीक है, पर नहीं देगा तो स्लाइड शो तो आएगी। तो राइट आंसर अभी के लिए क्या है, यहाँ पर स्लाइड शो है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे तो जावा में एक कैरेक्टर कांस्टेंट का मान उसके इंटीजर वैल्यू के खालिस्तान कैरेक्टर सेट में होता है। तो इसका राइट आंसर है यूनिकोड। क्या होता है? यूनिकोड। तो यहाँ पे जावा जो है इंटरनली सभी कैरेक्टर को यूनिकोड में रिप्रेजेंट करता है। यूनिकोड एक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है जो दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के जो कैरेक्टर्स है उसको सपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा और दूसरी चीज़ जैसे EBCDIC है, IBM मेन फ्रेम के लिए है, ASCII पुराना 7 बिट कैरेक्टर सेट है, और बाइनरी ये रिप्रेजेंटेशन है 0 और 1 के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे एक रिलेशन विशेषता एट्रीब्यूट की संख्या, रिलेशन जो है की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। राइट आंसर डिग्री हो जाएगा, यानी कि रिलेशन में एट्रीब्यूट फील्ड कॉलम की संख्या को डिग्री बोला जाता है, यानी कि जितने भी कॉलम है सबको मिलाकर क्या बोल देंगे, डिग्री। यानी कि डिग्री बराबर क्या है, 4 है, 4 कॉलम 4 डिग्री यहाँ पे आ गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से फायरवॉल का प्रमुख काम क्या है भाई? डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना नहीं होगा, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। मॉनिटरिंग और जो सिग्नल है इनपुट आउटपुट उस पर ध्यान देना, ए राइट आंसर है। उसके बाद है MS वर्ड में प्रीव्यू रिजल्ट विकल्प किस टैब में होता है? प्रीव्यू रिजल्ट विकल्प अगर देखोगे MS वर्ड में तो आपको कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको मेलिंग टैब में। कहाँ मिल जाता है? मेलिंग में। जैसे MS वर्ड में चलते हैं और MS वर्ड में चल के मेलिंग्स में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट, देखिए प्रीव्यू रिजल्ट नाम का एक ग्रुप है वो आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे, जो मेलिंग है। बाकी जगह नहीं मिलेगा, आप जाकर ढूंढ कर देखिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेलिंग, डी राइट आंसर है। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा चलाए जाने वाले निर्देशों का समूह जो एक प्रोग्राम बनाता है। निर्देशों का समूह जो प्रोग्राम बनाता है उसको क्या बोलेंगे भाई? इसको कोड बोलेंगे। कोड के बदले में इसको हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में प्रोग्राम रहता है तो हम प्रोग्राम लगाते हैं। नेक्स्ट देखोगे जो रो होती है और जो कॉलम होते हैं एक आयताकार ग्रिड खालिस्तान डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक प्रकार से अगर देखें रो और कॉलम मिलकर क्या बनता है, रो और कॉलम मिलकर एक सेल बनता है, और बहुत सारे सेल मिलकर वर्कशीट और वर्कबुक हम बोल सकते हैं, वर्कशीट या स्प्रेडशीट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखें तो पंक्तियों की एक आयताकार ग्रिड, ग्रिड बोल रहा है, देखिए एक डिब्बा अगर बोलता तो हम बोल देते सेल, पर ग्रिड बोल रहा है ढेर सारी चीज़ यहाँ पे, मतलब ढेर सारे सेल बन गए हैं, ढेर सारे सेल बोले तो ग्रिड, और ग्रिड मतलब सेल नहीं होगा तो ये क्या होगा, या तो वर्कशीट होगा या तो स्प्रेडशीट। तो यहाँ दोनों होगा, यानी कि ए और बी। ओनली एक डिब्बा बोलता तो क्या बोलते हैं, सेल बोलते। तो सेल अभी नहीं आएगा, अभी आएगा डी, ठीक है।
उसके बाद वेब को कार्य करने योग्य बनाने के लिए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ये HTTP है। ट्रांसमिट करता है HTML पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन थे वो उनको कंप्लीट करे, 75 से 80 के लगभग यहाँ पे सारे क्वेश्चन, और उनके साथ में हमने 100 से ऊपर 100 क्या 150 200 जो फैक्ट है वो यहाँ पे कवर करे हैं, जो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं उसको जो है आगे ठीक करते रहूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।